जी बंगाल के विषय पर संदेशखाली का जो विषय था, जो वहाँ पे उत्पीड़न हुई थी, टॉर्चर किया गया था, मास रेप के एलिगेशन से पहली बार ये खबर रिपब्लिक बांग्ला ने दिखाई थी और उसके बाद हमने करीब 1 महीने तक कैंपेन की थी न्याय के लिए। मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि संदेशखाली एक तरह से केंद्र बिंदु नहीं, एक प्रतीक बन गया है बंगाल की स्थिति को लेकर? और इससे जुड़ा सवाल ये है कि आप विकसित भारत की बात करते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको लगता है विकसित बंगाल को आप कैसे देखते हैं? एक तो मेरा स्पष्ट मत है कि तमिलनाडु और बंगाल हजारों साल का हम इतिहास देखें तो कुछ ऐसी जगह है जिसने देश की बहुत बड़ी सेवा की है, देश का नेतृत्व किया है, संकट की घड़ियों में से देश को बाहर निकाला है। उसमें बंगाल और तमिलनाडु का बहुत बड़ा योगदान है। दुर्भाग्य से आज ये दोनों राजनीतिक नेतृत्व की विकृत मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। अब बंगाल में जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर के बंगाल के मुख्यमंत्री संसद में आवाज उठाती थी जब वहां लेफ्ट की सरकार थी जी, आज उन्हीं मुद्दों को हम बोल रहे हैं और ममता जी वो कर रही है जो लेफ्ट वाले करते थे, कांग्रेस वाले करते थे, और ये सवाया गुना करती है और उसमें क्रिमिनल एलिमेंट नया जुड़ गया है। और आज जो संदेशखाली तो एक छोटी सी घटना है जी, ना छोटी सी दिखती है, घटना छोटी नहीं, छोटी सी दिखती है, लेकिन पूरे बंगाल में तो भयंकर ज्वालामुखी है। कब विस्फोट होगा कहने की कठिन मुश्किल है जी। हर जगह पे इस प्रकार का जुल्म है और सिर्फ उन्होंने अपनी वोट बैंक की रात। दूसरा, वो कानून नियमों को पालन करने को तैयार नहीं है। टीचर्स भर्ती घोटाले में लोग प्रूव हो जाता है, लोगों की नौकरी चली जाती है, इनको परवाह नहीं है। उनको तो लगता है राजनीति में हम देख लेंगे। करोड़ों करोड़ों रुपयों के नोटों के पहाड़ पकड़े जाते हैं, पैसे गिनते गिनते मशीन थक जाते हैं, लेकिन उनको उन लोगों से कोई परहेज नहीं है। यानी इन्होंने एक न्यू नॉर्मल बना दिया है। देश के लिए संकट का विषय है। घटनाएं किसी न किसी राज्य में कुछ न कुछ ऐसी चिंताजनक घटनाएं होती है, लेकिन उसको कोई सर्टिफाई नहीं। हर कोई दुखी होते हैं, रास्ता खोजते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए हर एक को। यहाँ ऐसा नहीं है जी। जब साइकोलॉजिकली आप ये करोगे और 3 दशक लेफ्ट के और टीएमसी एक प्रकार से 50 साल बंगाल के बर्बाद हो चुके हैं जी। आज कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है वहाँ, कोई नया सिस्टम डेवलप नहीं हो रही है, राजनीति चले रहेगी जी, लोग बेचारे मुसीबत में गुजारा करते रहेंगे। ये इतना मेरा देश का इतना महान राज्य, इतनी महान कला, इतनी महान संस्कृति, हम सब गंवा रहे हैं, इसकी पीड़ा है जी। मोदी जी, राम मंदिर के मुद्दे पर मैं कई जगह थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग कर लेता हूँ। अभी भी तो गया था मैं, जब भी वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगते हैं बीजेपी के, तो कार्यकर्ता ही नहीं, क्योंकि एक रैली में सब कार्यकर्ता तो नहीं होते, हजारों लोग होते हैं, तो राम मंदिर के जब भी जय श्री राम की बात आती है एक तरह से उत्साह बढ़ जाती है। अभी भी ये खुलकर हो रही है, अच्छी बात है। मगर विपक्ष के जो अप्रोच है राम मंदिर को लेकर, उन्होंने कहा कि ये एक प्राण प्रतिष्ठा, उन्होंने कहा राजनीतिक समारोह या राजनीतिक कार्यक्रम उन्होंने कह दिया। अब भी कहते हैं राम मंदिर जाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, वही अप्रोच उनका चल रहा है। तो जबकि ये एक हिंदू धर्म के लिए, और जो जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी आप हैं, मैं हूँ, हमारे लिए एक धार्मिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मगर ये राजनीतिक मुद्दा अभी बन चुका है कि उनके अप्रोच के कारण। आपने कोशिश की है राम मंदिर के स्थापना में पूरे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सब जगह के लोगों को, उनकी संस्कृति को एकजुट करने की। तो आप इसको जब देख रहे हैं पॉलिटिकल इशू बन चुका है और बनाने की कोशिश हो रही, इसका क्या रिस्पॉन्स होगा इलेक्टोरेट से? मैंने पहले इन सारे जो जिस प्रकार की भाषा लोग बोल रहे हैं ना जी, इनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे देश में अंग्रेज राज तो करते ही थे,
सरकार तो चलाते थे और लोगों की भलाई का काम भी करते थे, रेलवे बनाते थे, क्या नहीं करते? क्या जरूरत थी आजादी के आंदोलन की भी? सब तो चल ही रहा था। स्कूलें खुलती थी, अस्पताल खुलते थे, रेलवे चलती थी, रोड बनते थे, क्या जरूरत थी? क्यों देश में सैकड़ों हजार लोग शहीद क्यों हुए? क्यों अंडमान निकोबार काला पानी की सजा क्यों भोग रहे थे? स्वमान स्वाभिमान कोई चीज होती है जिंदगी में। 500 साल तक राम मंदिर के लिए शायद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है कि एक श्रद्धा के लिए 500 साल तक एक समाज लड़ता रहा, जी हर व्यवस्था से लड़ता रहा जी और मंदिर बना करके रहेंगे ये संकल्प। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लड़ाई चली है। सचमुच में तो ये 500 साल का इतिहास सिर्फ हिंदू को नहीं, दुनिया के हर समाज को इंस्पायर कर सकता है। ये बलिदान का इतिहास है, ये त्याग का इतिहास है, ये तपस्या का इतिहास है। आप उसको भी अपने ही पूर्वजों ने किया है, कोई बार बार नहीं किया है, और गुलामी की जंजीरों के बीच किया है, स्वमान के लिए, स्वाभिमान के लिए। तो जैसे देश की आजादी का गर्व है, वैसे ही 500 साल की लड़ाई का भी गर्व है, स्वाभिमान की लड़ाई है ये। लेकिन चूंकि आपके सेकुलरिज्म जो अपने खोखलापन है, उसके लिए डर करके जियोगे तो क्या चलेगा? दूसरा, ये पॉलिटिकल कैसे है भाई? वहां हिंदुस्तान के कला जगत के सभी लोग थे। अब देश के प्रधानमंत्री को बुलाया, देश के राष्ट्रपति जी को बुलाया, राष्ट्रपति जी को सुविधा नहीं थी, राष्ट्रपति जी ने तारीख अलग दी और वो अलग तारीख को गए भी। जी देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं तो ये प्रभु राम का आदेश मानता हूं, मैं आऊंगा। तो देश का प्रधानमंत्री गया और प्राण प्रतिष्ठा का मैं साक्षी बना। मुझे तो कोई हक नहीं है, वो तो पंडितों का और उसके शास्त्रों के जानकार लोगों का है। मैं एक साक्षी भाव से वहां बैठा था और मैं करके आया। और मैंने कहा था भाई, उस दिन मेरा भाषण भी क्या था कि हमारी यात्रा राम से राष्ट्र की तरफ है, हमारी यात्रा देव से देश की तरफ है। ये जो इंस्पिरेशन मिलता है वो देश की भलाई के काम आना चाहिए। दूसरा, ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनकी विशेषता देखिए साहब, उन्होंने जिन्होंने घोर विरोध किया था लगातार भी, उनके भी यहाँ जाकर के निमंत्रण दिया, सम्मान दिया उनको, और ये मैसेज दिया कि भाई अब तक जो हुआ सो हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, चलो हम साथ मिलकर चले। उस निमंत्रण को उन्होंने ठीक करा दिया। दूसरी तरफ ऐसा ही निमंत्रण उन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले, राम मंदिर के खिलाफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाली 2-2, 3-3 पीढ़ी जिसकी लड़ती रही, वो इकबाल अंसारी, उनको भी निमंत्रण दिया। तो उन्होंने कहा भी अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अब मेरा गिला शिकवा कोई रहता नहीं है, और वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे 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 बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने उनका जो गनमैन है जो हिंदू है, तो उन्होंने एक बाजार से राम मंदिर की प्रतिमूर्ति खरीद कर उसको गिफ्ट दी इकबाल अंसारी जी ने। अब मैं सोचता हूं एक इकबाल अंसारी सच्चा सेकुलर है कि कांग्रेस सच्ची सेकुलर है? तो इस एक घटना से मुझे लगता है इकबाल अंसारी सच्चा सेकुलर है। जब तक लड़ना था अपने हकों के लिए वो लड़ते रहे, न्यायपालिका ने कहा तो उसको स्वीकार करते चले, और ये लोग हैं उनकी वोट बैंक की राजनीति है। तो देश इकबाल अंसारी को भी देखता है और शाही परिवार को भी देखता है और मूल्यांकन करता है कि आपने इसको ठुकरा दिया, राजनीतिकरण आपने किया है। वहां एक शब्द बोला नहीं गया है किसी के खिलाफ। इवन इतना बड़ा 500 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में विजय हुआ था, लेकिन हिंदुओं ने जश्न नहीं मनाया था, उत्सव नहीं मनाया था, पटाखे नहीं फोड़े थे। क्यों? हम किसी भी समाज को दुखी, किसी को पराजित, और मेरा तो उस दिन स्टेटमेंट था और औरों का भी था कि ये जय विजय का विषय नहीं है, ये सबको जोड़ने का अवसर है ये। तो जिस दिन राम जन्मभूमि का जजमेंट आया उस दिन भी सबको जोड़ने की बात हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को इस प्रकार की प्रवृत्ति के बिना अपनी वोट में बिखर जाएगी, इसकी चिंता है।